गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपके कुछ ब्रीड्स ऑफ बफेलोज, काउज, ये सब तो डिस्कस कर ही लिया था। जो मेन टेक्निक थी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ठीक है। अपन ने एनिमल ब्रीडिंग के अंदर आपके इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस क्या है, ठीक है, आउट क्रॉसिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, आपका और आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये सारा कुछ हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके। शिप के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स थे वो पूरा अपन पढ़ चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद गॉट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, ये जो सेक्शन अभी जो शुरुआत में जो सेक्शन बीच बीच में अपन कुछ ऐसा लेंगे जैसे एपिकल्चर डिस्कस कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा फिर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स ले लेंगे। बाकी थोड़ा सा क्या है, रट्टाफिकेशन वाला सेक्शन है, थोड़ा सा बोरिंग है और बहुत ईजी भी है। सिर्फ दिक्कत का आती है वो जो इसके जो वैराइटीज, जो इसकी ब्रीड्स दे रखी होती है ना, उनके नाम रखने में दिक्कत आती है। अदरवाइज बहुत इजी सा सेक्शन है ये, जो सबको पता है, बस हम लोग एक ब्रश अप टाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके आज की क्लास में गॉट। इसका जूलॉजिकल नेम इट इज, हाँ। तो पहले सुन लो। आफ्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा भी था, आपको पता है किसी महान पुरुष का नाम अपने देश में जो बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? अरे बोलो ना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? फादर ऑफ नेशन तो बताओ, बिल्कुल सो के उठ के आ गए क्या? हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे, ठीक है। इसको पुअर मेंस काउ भी कहा जाता है, गरीबों की गाय, जो गाय का दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गॉट मिल्क, ठीक है। इसीलिए इसे पुअर मेंस काउ भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अपने वर्ल्ड की टोटल गॉट पॉपुलेशन देखें ना, कि वर्ल्ड में टोटल जितनी भी गॉट है उसका 19% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट अगर हम इन्हें कंट्रोल्ड ना रखें तो ये आपके फॉरेस्ट और वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये मतलब चरते रहते हैं इधर उधर, तो मतलब इसका स्पीड इतना, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं रखोगे तो इट डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड का 19% जो है पॉपुलेशन वो आपके इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। फिर एक मैंने पश्मीना के बारे में आपको एक जस्ट एक लाइन बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे शहतूश, पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, बहुत कॉस्टली होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल होती है उसके अंदर। पश्मीना शॉल सुना है आपने? नाम नहीं सुना? नाम नहीं सुना तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या करोगे? और वैसे भी अभी गिफ्ट करने के अफोर्डेबल रेंज में भी नहीं हो, थोड़ा सा कॉस्टली होता है पश्मीना। पश्मीना जो वूल होती है कॉस्टली होती है, पॉकेट मनी से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको खुद अर्न करना पड़ेगा। तो जो पश्मीना जो शॉल है काफ़ी फेमस है, आपने शायद नाम सुना हो। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। पश्मीना इट इज द फाइनेस्ट वूल which is obtained from the underfur of कश्मीरी तिब्बतियन गॉट। कश्मीरी तिब्बतियन गॉट जो है उसके अंडरफर से पश्मीना जो है ये अपन को मिलता है, ठीक है। इट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्मीना से क्वेश्चन एक बारी आया हुआ है। क्या हो रहा है, इसे हटा देना, ठीक है। पश्मीना वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आप लोग इधर मत डाइवर्ट हो, आप लोग मेरी बात सुनो जब तक, ठीक है। फिर इसमें ये बता रखा है कि जो वाइल्ड गॉट है बलूचिस्तान एंड सिंध, दे आर द एंसेस्ट्रल, मतलब ये जो जितने भी डोमेस्टिकेटेड गॉट के जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है ना, वो इन्हें माना जाता है। एक बुली गॉट किसे कहते हैं बताइए? कि अडल्ट मेल गॉट जो होती है। सिंपल से पॉइंट, इसलिए ऐसे ही सुनते जाओ, लिखो मत, मैं लिखवाऊंगी ये सारी चीजें। अडल्ट मेल गॉट को हम बोलते हैं बुली गॉट, ठीक है। एंड अडल्ट फीमेल गॉट को कहा जाता है नैनी गॉट और डॉ। और आपकी कोई गॉट इट इज लेस देन अ ईयर, उसे बोला जाता है किड, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द गॉट। फिर कुछ गॉट ब्रीड्स हैं, वो तो हम लोग डायरेक्टली पावर पॉइंट के अंदर ही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो गॉट के बारे में सिर्फ आपको इतने ही पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे के सारे कुछ मतलब एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, कुछ बुक्स के अंदर है, इसलिए मैं इतना कुछ डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन इसमें जो मेन चीज, अगर क्वेश्चन जहां से बनता है गॉट के अंदर, तो मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ पश्मीना वाले से बनता है। तो पश्मीना वाला पॉइंट एटलीस्ट आप लोग याद रख लेना कि कश्मीरी तिब्बतियन गॉट के अंडरफर से इसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू आगे, पहले इसको कर लेते हैं अपन।
ठीक है, तो इसमें गॉड के अंदर आप इतने पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुकी कि जो क्वेश्चन अगर मोस्टली बनता है पश्मीना वाला पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, खैर मैं लिखाऊंगी तब आप देख लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है अगर यहाँ से पूछा जाता है तो, बाकी 2-3% चांसेस ये हैं कि बाकी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा गॉड के अंदर। और जो ब्रीड्स हैं वो मैं आपको पावर पॉइंट में ही शो करूंगी। तो इसलिए अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपके गॉड के बारे में, अपन इसको नोट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, इसे क्या भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गरीबों की गाय। ठीक है, तो इसे पुअर मैन्स काउ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, गॉड डिस्ट्रॉय vegetation and forest if not controlled. ठीक है, नेक्स्ट थिंग बताया कि टोटल वर्ल्ड का 19%, लगभग 19% पॉपुलेशन आपका इंडिया के अंदर ही है। अबाउट 19% वर्ल्ड population of goat is in India. ठीक है, नेक्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू कि हाँ ये लिखना, ओपन शेड्स के अंदर इन्हें पाला पोसा जाता है। गोट्स दे आर रियर्ड इन ओपन शेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम इसके ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था आपको बलूचिस्तान एंड सिंध, दे आर द एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ ऑल द ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड गॉट्स। लिखो, द वाइल्ड गॉट इसका नाम है Balochistan and Sindh, they are the ancestral stock of all the gods. They are the ancestral stock of all domesticated gods. ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बुल्ली गॉट क्या है और नैनी गॉट किसे बोलते हैं। तो लिखिए, एन अडल्ट मेल गॉट, अडल्ट मेल को बोलेंगे इसमें, एन अडल्ट मेल गॉट कॉल्ड, इसको कहा जाता है बुल्ली गॉट। और बक and an adult female goat, इसे कहा जाता है नैनी गॉट या फिर डॉ। ठीक है, एंड अ गॉट लेस देन अ ईयर, 1 साल से छोटी, गॉट लेस देन ए ईयर, इसको बोला जाता है किड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द फाइन सॉफ्ट वूल विच इज कॉल्ड पश्मीना, ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, लिख लीजिए, द फाइन सॉफ्ट वूल जिसका नाम है पश्मीना, ये कहां से मिलती है, तो इट इज ऑब्टेन्ड
from the under fur of Kashmiri Tibetan goat. This point is important from the examination point of view. ठीक है, गॉड के अंदर से अगर क्वेश्चन बनता है तो पश्मीना वाले से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. क्लियर? ये तो अपन को जो थ्योरेटिकली मेरे को आपको जो डिस्कस करना था राइटिंग सेक्शन के थ्रू वो मैंने आपके साथ कर लिया. इट इज ऑल अबाउट द गॉड. नेक्स्ट इज द ब्रीड्स ऑफ गॉड. कौन कौन सी ब्रीड्स जो है इसकी पाई जाती हैं, तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगी. ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, these are the some goat breeds. गड्डी which is found in the spelling mistake, it is found in which, इसका ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलती है. कश्मीरी पश्मीना जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस की, it is found in the hills of Kashmir, Tibet and the Himachal Pradesh. It is Jamunapuri, it is found in the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Beetle, it is found in Punjab. मारवाड़ी, it is found in जैसे नाम से पता है मारवाड़ी तो राजस्थान की होगी. मलबरी, इट इज फाउंड इन केरला. मलबरी हिल्स केरल के अंदर है, तो आपको ये मतलब कोरिलेट कर सकते हैं. बंगाल, इट इज फाउंड इन द वेस्ट बंगाल. ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम आपको जो इंपॉर्टेंट इतना नहीं याद रख पाओ तो मैक्सिमम ये याद रख लेना, कश्मीरी पश्मीना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये वाली ब्रीड. ठीक है, कश्मीर तिब्बत, कश्मीरी तिब्बतियन वहाँ से याद है ही सही, बस एक ये एक्स्ट्रा याद करना है कि हिमाचल प्रदेश में भी मिलती है ये. क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द गॉड. नेक्स्ट हम लोग याक के बारे में डिस्कस करेंगे. याक राइड ली क्या किसी ने? याक को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप, मेरे को पता नहीं है. पता है क्या आप लोगों को? याक समझ तो गए ना? खैर नर्सरी एलकेजी सब पढ़कर हैं. याक, हाँ तो कोई गया है क्या इधर हिमाचल साइड घूमने के लिए? मनाली वगैरह घूमने गए हो आप लोग कभी? वहाँ पर स्नो पॉइंट पर याक राइड करवाते हैं वो लोग. हाँ, फोटो ही खिंचा लेते होंगे नहीं तो बैठ के, याक राइड नहीं की हो तो उसी के बारे में जस्ट एक सिंगल लाइन हमें डिस्कस करनी है कि इसका जो रियरिंग है हाई माउंटेन. आपने कहीं ये देखा कि डेसर्ट में जाके आपको कहीं यहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में याक राइड देखने को मिली हो? नहीं, याक राइड आपको हमेशा माउंटेन रीजन्स, हिली रीजन्स के अंदर, हिल स्टेशंस पर ही मिलेंगी. तो हिली माउंटेन रीजन के अंदर इनसे क्या क्या मिलता है? एक तो इसके मीट के लिए, इसका मीट लोग खाते हैं तो उसके लिए इसको पालन पोषण किया जाता है. इससे वूल मिलती है उसके लिए, इससे मिल्क भी मिलता है उसके लिए, इससे हाइड जो है ये मिलता है इसके लिए, और ट्रांसपोर्ट इसके लिए इसका पालन पोषण किया जाता है. क्लियर? इट इज ऑल अबाउट ओनली दिस पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द याक. तो इसे भी नोट आउट कर लो. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग याक. तो लिखिए, इट इज रियर्ड इन हाई माउंटेन रीजन फॉर विच पर्पस. तो लिखिए, इट इज for which purpose? For milk, meat, wool, hide, transport, इसके लिए. क्लियर? सिर्फ ये एक पॉइंट इसके बारे में याद रखना है. इट इज ऑल अबाउट द याक. हाँ, एक चीज मुझे याद दिलाना, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इसको दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग. एनिमल हस्बेंड्री की जिस दिन मैं लास्ट क्लास लूंगी, मैं आपको जितने भी नाम बता रही हूँ, याक, पिग पढ़ेंगे, एलिफेंट पढ़ेंगे हम लोग, डोंकीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, इन सब के जूलॉजिकल नेम भी मैं आप लोगों को लास्ट में लिखवा दूंगी एक साथ. ठीक है, याद दिला देना मुझे ये. चलिए, याक हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिग. क्या चीज? हाइड, लेदर वगैरह से भी आएगा आगे. अभी से तो तुम मेरे क्वेश्चन से तुम भी पूछ लो. जैसे कि टिलिंग क्या होता है पता है, इसके भी काम में आती है ये. चलो पूछ लिया तो अब ये भी कर देती हूँ.
इसमें एक वर्ड और यूज है, मैं जानबूझ के उसे लिखा नहीं था, टिलिंग। ये वर्ड और ये वर्ड खुद सर्च करके मुझे, टिलिंग मतलब पता है क्या होता है? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कुछ यूज है इसका, ठीक है, म्यूटेशन से कुछ रिलेटेड है क्या, इसको सर्च करना, टिलिंग, ठीक है, गूगल सर्च नहीं मारना है ठीक है, करना इसको, फिर मैं इसको पूछना बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, या फिर आज ही लास्ट में बता देंगे, ठीक है। याक हो गया। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम डिस्कस करने देंगे, नेक्स्ट इज द पिग। सबसे पहला पॉइंट तो इसके बारे में ये है कि इसका जो मीट होता है ना, ये सबसे इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ मीट फॉर द ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत चीप रेट में जो है इसका मीट जो है, पिग मीट को क्या बोलते हैं? पॉक, ठीक है, मतलब सबसे इट इज द मोस्ट इकोनॉमिक मीट विच इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। पिग मीट को बोला जाता है पॉक। एंड द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग, जिसमें अपन करते हैं उसको बोलते हैं पिगरी, ठीक है। और इसका जो फैट होता है पिग्स का, इनका जो फैट होता है ये आपके क्या बोलते हैं, किसके काम में आता है? आपके एज ए फूड मीडियम, उसकी तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, आपके सोप के प्रिपरेशन के लिए, साबुन बनाने के लिए, एंड द प्रिपरेशन ऑफ सोप, एंड इट इज यूज्ड एज ए कुकिंग मीडियम, ठीक है। पिग का फैट जो है एज ए कुकिंग मीडियम यूज किया जाता है, सोप बनाने के काम में आता है। पिग मीट को पॉर्क बोलते हैं, सबको पता है, ये आपको एक ध्यान रखना है। मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ पिग, इट इज कॉल्ड पिगरी। पिग का जो मीट होता है, इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ मीट फॉर द ह्यूमन बीइंग, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो ये ऐसे कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं। पिग के फीडिंग की बात करें तो ये किस चीज को फीड करते हैं, तो आपके इट सर्वाइव बाय स्केवेंजिंग ऑन द, आपके जो गार्बेज वेस्ट होता है उसको, आपका जो किचन वेस्ट होता है इसके ऊपर फीड करते हैं ये, आपका जो फार्म्स के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फीड करते हैं, एंड ह्यूमन फीकल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स का, फीसस, इनको ये फीड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि पिग जो है, आपको डिसीजेस पूरा अपन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, कौन से क्या, कैसे ह्यूमन फीकल डिस्चार्ज के थ्रू वो बाहर आता है, ऑलरेडी सब कुछ अपन लोग डिस्कस कर चुके। तो क्योंकि आपके जो पिग जो है, इट फीड ऑन द ह्यूमन फीकल वेस्ट, मतलब ह्यूमन फीसेस को ये फीड आउट करते हैं, इस वजह से पिग जो है इट एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट फॉर द टेप वॉर्म। टेप वॉर्म जो है उसके लिए सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। समझ में आया? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे गया था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू गया, उनके फीकल डिस्चार्ज के थ्रू इसके एग आके सबको कंटामिनेटेड कर देते थे। पिग्स क्योंकि ह्यूमन फीसेस के ऊपर ये फीड करती है, उसको खाती है, तो इस वजह से पिग जो है इट एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट फॉर द टेप वॉर्म। क्लियर? इट इज दिस। इसके ब्रीड्स वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, पर अभी टोटल सिंपल से कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं आपको, ये आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, पिग का जो मीट होता है, पिग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ मीट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। पिग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ मीट। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन बहुत इजी है, एक जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग ही लगानी है आपको। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ मीट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पिग के मीट को बोला क्या जाता है ये भी लिख लीजिए, पिग्स मीट, इट इज कॉल्ड पॉर्क। ठीक है, ये भी लिख लो, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग, इसे कहा जाता है पिगरी। एंड पिग का फैट किस काम में लिया जाता है? पिग फैट इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम, एज अ कुकिंग मीडियम इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम, एंड एक तो कुकिंग मीडियम, एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैट। इट इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम एंड प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है,
ये आपके इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट मैंने आपको इसके फीडिंग के बारे में बताया था। तो इंडिजीनियस पिग इट सर्वाइव थ्रू स्केवेंजिंग ऑन, लिखो, ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिजीनस पिग it survive by scavenging आपका गार्बेज वेस्ट ऑन गार्बेज वेस्ट एंड किचन वेस्ट एंड फार्म बाय प्रोडक्ट्स and human feces। ठीक है, और जो ब्रीडर्स होते हैं, पिग ब्रीडर्स, ये इन्हें फीड कराते हैं स्ट्रॉ रूट्स, आपके ग्रेन्स एंड ग्रासेस के ऊपर। तो लिख लीजिए, पिग ब्रीडर्स grow them on grass, straw roots and grains। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एज आई टोल्ड यू कि ये आपके टेप वॉर्म के लिए सेकेंडरी होस्ट की तरह एक्ट करता है। रीजन, बिकॉज दे फीड ऑन ह्यूमन फीसेस। लिखिए, एज दे फीड, क्योंकि पिग जो है ह्यूमन फीसेस को खाती है। एज दे फीड ऑन ह्यूमन फीसेस दे एक्ट एज ए सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट की तरह एक्ट करते हैं टेप वॉर्म के। दे एक्ट एज ए सेकेंडरी होस्ट फॉर टेप वॉर्म। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो पिग मतलब ये जो पिग ब्रीडिंग है, इसे कॉमर्शियल स्केल पर किया जा रहा है। अब इसकी जो ब्रीड्स हैं कुछ, ठीक है, इंडिजीनियस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड्स, ये अपन डायरेक्टली पावर पॉइंट से देखेंगे। तो इतना तक नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हाँ, इसका फैट के बारे में तो लिख लिया, इसका ये भी लिख लेना, इसका जो हाइड है ये आपके लेदर के बनाने के काम में आता है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं they are used for making brushes। ये भी लिख लेना, pig's hide used for making leather and its bristles they are used for making brushes। आपको पता है इसके ब्रशेस जो होते हैं, बूट पॉलिश वगैरह, इसके ब्रिसल से बनते हैं और इसके हाइड से लेदर भी बनता है। ठीक है, चलो इतना नोट आउट किया सभी स्टूडेंट्स ने? मिला क्या किसी को हाइड? किसी ना किसी तो गूगल सर्च मारा ही होगा। हाँ, चलो लिख लिया, इतना नोट आउट कर लिया? चलिए, कोई मार लो तो बता देना मेरे को गूगल में क्या क्या बता रहा है, गूगल हाइड क्या है। थोड़ा बहुत हिंट तो लग गया होगा ना। ये बोला कि इट्स हाइड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर एंड इट्स ब्रिसल्स दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रशेस। तो थोड़ा बहुत हिंट मिला हो आपको कि क्या होता है हाइड। खैर, तो ये अपन ने पिग के बारे में जो जितना जनरल इंफॉर्मेशन था वो सारा पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल से पॉइंट्स हैं, कुछ भी आपको मतलब ऐसा वो नहीं है कि पिग, आपको पता है कि क्या इसका मतलब, इसका जो मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स है मीट का फॉर द ह्यूमन बीइंग, पिग मीट को पॉर्क बोलते हैं, सबको पता है। जैसे बीफ किसे कहते हैं, पॉर्क किसे कहते हैं, पता होगा आपको। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग इज कॉल्ड पिगरी। सिर्फ यही डिस्कस किया। पिग का जो फैट होता है ये एज अ कुकिंग मीडियम और आपके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप इसको इस्तेमाल किया जाता है। पिग्स हाइड इट इज यूज फॉर मेकिंग लेदर और इसके ब्रिसल से ब्रशेस बनाए जाते हैं। फिर इसके फीड की बात करें कि गार्बेज वेस्ट, किचन वेस्ट, फार्म बाय प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन फीसेस पर ये फीड करते हैं। ह्यूमन फीसेस से एक पॉइंट फिर ये ध्यान आना चाहिए कि क्योंकि ये ह्यूमन फीसेस को फीड आउट करते हैं, इस वजह से दे एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट फॉर द टेप वॉर्म। ठीक है, सिर्फ इतना कुछ हम लोगों ने पिग के बारे में डिस्कस किया। बहुत सिंपल से सारे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसे कॉमर्शियल स्केल पर
इसका जो ब्रीडिंग जो है स्टार्ट कर दी गई है। अब इसके कुछ डोमेस्टिकेटेड और इंडिजीनियस पिग्स और एक्सोटिक पिग्स कौन सी कहाँ क्या मिलती हैं, ये हम इसे डिस्कस करेंगे। कॉर्डब्रीड्स ये लिखा, इंडिजीनियस पग देशी एंड गौरी। देशी यूपी, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। गौरी मणिपुर, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडिजीनियस पिग हमारी देशी वेराइटी, ठीक है। एक्सोटिक पिग्स, इट इज बर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर एंड द लैंडरेन्स। बर्कशायर एंड द लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर दोनों यूके के अंदर मिलती हैं, एंड लैंडरेन्स इट इज फाउंड इन द स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। ये इंडिजीनियस वैरायटी है 2 पिग्स की, और ये 3 एक्सोटिक पिग वैरायटी कौन सी कहाँ मिलती है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इट इज ऑल अबाउट द पिग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एलिफेंट्स के बारे में, हाथी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स चलो हेडिंग तो डाल लो, दैट इज द एलिफेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये, एलिफेंट आपको पता है लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। आपने सबने हाथी देखा होगा, इसकी जो साइट होती है, विजन जो है ये बहुत पुअर होता है, लेकिन इनका सेंस ऑफ स्मेल और आपका मतलब हियरिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, हियरिंग सेंस और स्मेल सेंस हाईली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। मतलब पुअर साइट है बट सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल इट इज हाईली डेवलप्ड। लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, ये मैं आपको बता चुकी। एलिफेंट के अपना मैंने आपको किस किस का जेस्टेशन पीरियड डिस्कस कर लिया, मैं खुद ही भूल गई। जेस्टेशन पीरियड की बात करें ना इसका, तो ह्यूमंस का 9 मंथ 6 डेज, जैसे अपन बोलते हैं 9 मंथ 6 डेज, 9 मंथ 7 9 मंथ्स। एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड है ये 21 to 22 मंथ्स का होता है, ठीक है। कितना होता है ये? 21 से 22 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट के अंदर। इनकी प्यूबर्टी की बात करें तो इनके अंदर प्यूबर्टी जो है 8 and 12 ईयर्स पर आती है, ठीक है। प्यूबर्टी जो है एलिफेंट के अंदर इट अकर बिटवीन 8 and 12 ईयर्स, 8 से 12 साल के बीच में प्यूबर्टी डेवलप होती है एलिफेंट्स के अंदर। ये इनका जेस्टेशन पीरियड है। लाइफ स्पेन की बात करेंगे, कितनी इनकी जिंदगी होती है, तो लगभग 90 से 100 साल तक जीते हैं ये लोग। 90 to 100 ईयर्स जो है ये इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की एलिफेंट के बारे में कि साइट मतलब विजन कैपेसिटी जो है ये पुअर है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग इज वेल डेवलप्ड इन एलिफेंट। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। इसका जेस्टेशन पीरियड डिस्कस किया 21 से 22 महीने का है। प्यूबर्टी 8 से 12 साल के बीच में आती है। टोटल लाइफ स्पैन की बात करें तो अपनी 90 से 100 साल तक इनकी जिंदगी होती है। इनका काम क्या है, तो आपके जो लकड़ी के गट्ठे वगैरह आपने देखे होंगे, मतलब डेजर्ट्स के अंदर, हिली रीजन्स के अंदर और आपके फॉरेस्ट के अंदर, ये इनको कैरी करना इनका काम है। दूसरा आपने सुना होगा आइवरी, बहुत ही प्रीशियस चीज़ है ये, हाथी का जो दांत होता है, ठीक है, ये इससे मिलता है। एक चीज़ और है ना टस्क, मतलब वही इट इज मतलब आइवरी, हाथी का दांत होता है ना, उसी को बोलते हैं टस्क। अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट के अंदर ये डिफरेंस है कि अफ्रीकन एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ये लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द एशियन एलिफेंट, ठीक है। तो ये सब देख लिया। फीडिंग की बात करें तो ये क्या खाते हैं, तो आपके क्रश्ड ग्रेन, हे और स्ट्रॉ, दे फीड हे, स्ट्रॉ एंड क्रश्ड ग्रेन एज अ सप्लीमेंट। डेली ये लगभग 140 से 200 लीटर पानी जो है इनको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने हॉर्स के बारे में डिस्कस, इसके बाद हॉर्स पढ़ेंगे। ये सब कुछ पॉइंट्स अपन ने एलिफेंट के बारे में डिस्कस की है। तो पहले इतना लिख लो, सिंपल सा है, एलिफेंट में कुछ बहुत ऐसा दे नहीं रखा। एलिफेंट सबसे पहला पॉइंट तो यही कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट दे हैव विजन कैपेसिटी पुअर है, पुअर साइट बट सेंस ऑफ हियरिंग
एंड स्मेल ये वेल डेवलप्ड होती है, बट सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, अफ्रीकन एलिफेंट दे हैव लार्ज टस्क एज कंपेयर टू, टस्क मतलब वही जो फ्रंट, जो हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन एलिफेंट दे हैव लार्ज का लॉन्गर लिखो, ज्यादा लंबे होते हैं उनके, दे हैव लॉन्गर टस्क एज कंपेयर टू एशियन एलिफेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंट सबको पता है इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके एलिफेंट के जेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो इनका जेस्टेशन पीरियड है 21 से 22 महीने का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एलिफेंट के अंदर, ये आपको याद रखना है। जेस्टेशन पीरियड है इनका 21 से 22 महीने का, 21 to 22 मंथ्स। ठीक है। प्यूबर्टी कब शुरू होती है? प्यूबर्टी इट बिगिंस between the age of 8 and 12 ईयर। 8 से 12 साल की उम्र के बीच में इनमें प्यूबर्टी जो है ये स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लाइफ स्पैन। इनकी टोटल जिंदगी कितनी है एलिफेंट की? तो 90 से 100 साल तक ये जीते हैं। लिख लीजिए लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट इट इज 90 to 100 ईयर्स। ठीक है। 90 से 100 साल का जीवन होता है। फिर इनका काम क्या है? तो दे आर यूज्ड, एलिफेंट जो है दे आर यूज्ड टू लिफ्ट एंड कैरी द लॉग्स ऑफ वुड स्पेशली इन द हिली पैचेस एंड इन द डेंस फॉरेस्ट। जहां पर मतलब गाड़ियों से नहीं कर सकते आप, हिली पैचेस के अंदर और डेंस फॉरेस्ट के अंदर लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उनको उठाने के, कैरी करने के काम में ये आते हैं। ठीक है। लिखो, हटा दूं ये। एलिफेंट्स का इस्तेमाल दे आर यूज्ड फॉर कैरी एंड लिफ्ट, कैरी एंड लिफ्टिंग लॉग्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के जो गठरे होते हैं ना उनको उठाने के, इन हिली पैचेस एंड डेंस फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आइवरी इनसे मिलती है, टस्क ऑफ एलिफेंट से जो आइवरी मिलती है इसे क्राफ्ट्समैन, बहुत ही प्रीशियस मैटर है ये, और इसे क्राफ्ट्समैन जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर द कार्विंग। ठीक है। तो एक ये इसका टस्क ऑफ एलिमेंट, इट प्रोवाइड द प्रीशियस आइवरी, एक इनका ये इस्तेमाल होता है। फीड किस पर करते हैं? स्ट्रॉ, ये लिख लो, टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी दांत बहुत महंगा मिलता है। इट प्रोवाइड प्रीशियस आइवरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये फीड किस पे करते हैं? एलिफेंट फीड ऑन हे, स्ट्रॉ एंड crushed grain as supplement। और ये लगभग 140 से 230 लीटर पानी पीते हैं एक दिन में।
इतना इनको चाहिए होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द डेली कंजम्पशन है वाटर का 140 से 230 लीटर पर डे। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द एलिफेंट। सिंपल से पॉइंट्स इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है हॉर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप इतना नोट आउट कर लो। ठीक है? अभी तक बहुत सिंपल सी चीज़ें, मतलब इसमें तो अपन ने कुछ ज़्यादा ब्रीड्स भी नहीं पढ़ी। एलिफेंट क्या है, उसके यूजर्स क्या है, मतलब सबको पता है कि लकड़ी के गठरे उठाते हैं आपके हिली और माउंटेन रीजन्स में। इसके टस्क ऑफ एलिफेंट से जो आइवरी, इट इज़ अ प्रीशियस, ये आपका प्रीशियस आइवरी इनसे मिलती है, ये भी आप सबको पता है। ठीक है? फीड इनका ध्यान रख लेना, 140 से 230 लीटर पानी इन्हें दिन भर में चाहिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इनका जेस्टेशन पीरियड 21 से 22 महीने है। प्यूबर्टी 8 से 12 साल की उम्र के बीच में आती है। टोटल लाइफ स्पैन 90 से 100 साल है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, सबको पता होगा। पुअर विजन होता है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग वेल डेवलप्ड होती है इनके अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है इसमें। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग हॉर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉर्स मतलब रेसिंग के लिए, ठीक है, रेस लगाते हैं। ठीक है? और आपके मतलब किन किन चीज़ों के लिए इनको पहले शुरुआत के अंदर वारफेयर के अंदर भी यूज़ किया जाता था। युद्ध होते थे उसमें घोड़े पर जाके वो लड़ते थे, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया गया। बाद में आपके क्या बोलते हैं, ये घोड़ा गाड़ी चलती है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में फॉर पुलिंग द कार्ट, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया गया। आपके ये जो है लेबोरेटरी एनिमल की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशंस जो बनते हैं ना, वो इनमें इंजेक्ट करके अपन ने पढ़ा हुआ है, वो इनसे बनाते हैं। तो एज ए लैब एनिमल इसको इस्तेमाल किया जाता है रेसिंग के लिए, पोलो खेलने के लिए। ठीक है? इनका पालन पोषण करते हैं रेस के लिए, पोलो खेलने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये वो घोड़ा गाड़ी होती है उसको खींचने के काम में आते हैं। वारफेयर में शुरुआत में इनका काम में लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी एनिमल वाला पॉइंट, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे फास्ट रनर होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है? फास्ट रनर है, जल्दी से कोई भी चीज़ सीख जाते हैं। और मेन चीज़ ये है, किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशन में ये जो हॉर्स है अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके कुछ ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले आप लेकिन इतना नोट आउट कर लो, इसके बाद जो मैंने बताया है वही सब हम हॉर्स में फास्ट रनर है और ये सब, यही सारी चीज़ें मैं इसके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए। हॉर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक कैमल और पढ़ लेंगे, कैमल और डोंकी। उसके बाद दूसरे जानवर पढ़ने से पहले हम एपीकल्चर, दैट इज द बी कीपिंग, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा सा इनसे थोड़ा हटके हो जाएगा, इसलिए बीच में एपीकल्चर पढ़ के फिर दूसरे जानवर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो पहले आप इतना तक नोट आउट कर लो। ठीक है? तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हॉर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, हॉर्स। ये तो अपन पढ़ चुके हैं अपन इवोल्यूशन में, इसलिए इसका लिख देती हूँ इक्वस इक्वस। सबसे पहला पॉइंट मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ, सारे सिंपल सा। हॉर्स आर फास्ट रनर होते हैं, तेज भागते हैं, आप सबको पता है। हॉर्स आर फास्ट रनर, दे आर फर्म फुटेड, ऐसे लिखो, फर्म फुटेड फास्ट रनर, स्टाउट एंड इंटेलिजेंट। फर्म फुटेड फास्ट रनर, they are stout and intelligent. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें शुरुआत में किस काम में लिया जाता था? तो जो हंटिंग गेम्स जो होते हैं, इसके लिए इन्हें इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर हंटिंग गेम्स, शिकार खेलने जाते थे, उसके हंटिंग गेम्स के लिए इनिशियली इन्हें यूज किया जाता था। इट वाज यूज्ड फॉर हंटिंग गेम्स। फिर बाद में मैंने आज बताया पुलिंग द कैरियर ट्रांसपोर्ट, उसके इस्तेमाल के लिए, और वारफेयर में इनका इस्तेमाल लिया जाने लगा लेटर। दे आर यूज्ड फॉर पुलिंग कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड वारफेयर। मैंने आपको बताया रेस के लिए, पोलो के लिए इन्हें रियर किया जाता है। दे आर
हॉर्स आर दे आर रियर्ड फॉर रेसिंग के लिए, पोलो खेलते हैं उसके लिए, दे आर रियर्ड फॉर रेसिंग एंड पोलो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया लेबोरेटरी एनिमल की तरफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वहां पर भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल for the preparation of vaccine। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फास्ट लर्नर है, दे आर द फेथफुल पेट्स, और ये आपके दे आर एबल टू अडॉप्ट ऑल सॉर्ट ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। लिख लीजिए, दे आर फास्ट लर्नर, बहुत जल्दी कोई चीज सीखते, फास्ट लर्नर, एंड फेथफुल पेट्स, वफादार हैं ये भी, फेथफुल पेट्स, एंड एबल टू अडॉप्ट ऑल सॉर्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, and they are able to adopt all sort of the climatic conditions। ठीक है, हाँ, सर्कस के अंदर भी दे आर एम्प्लॉयड इन सर्कस टू, उसमें भी इनको आजकल इस्तेमाल में लिया जाता है, दे आर एम्प्लॉयड इन सर्कस टू। फीड करने की बात करें तो आपके ओट्स, बार्ले, हे, ग्राम्स, ये सब पर ये फीड करते हैं। कॉमन साल्ट भी इनको इनके खाने में देते हैं अपन लोग, और ग्रासेस के ऊपर भी ये इनको ग्रासेस भी खाते हैं। दूसरे एनिमल के कंपेयर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज कंपेयर टू अदर एनिमल दे हैव अ लो रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट इनका कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फीडिंग। तो हॉर्स जो है दे फीड ऑन ओट्स, बार्ले, है एंड स्ट्रॉ। कॉमन सॉल्ट भी इनकी डाइट में दिया जाता है, कॉमन सॉल्ट ऑल्सो गिवन इन डाइट। They also feed on grass, घास भी खाते हैं, and as compared to other animal, they have low reproduction rate. As compared to other animals, they have low reproduction rate। It is all about the horse। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं आपको सबको इसके बारे में सारी नॉलेज होगी। सिंपल सी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए, फर्म फुटेड है, फास्ट रनर, इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, फास्ट लर्नर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज को, फास्ट लर्नर्स होते हैं, फेथफुल पेट्स हैं, और सभी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया शुरुआत में इनका इस्तेमाल आपके हंटिंग गेम्स के लिए करते थे, बाद में फॉर पुलिंग द कैरियर ट्रांसपोर्ट, वारफेयर में इनका इस्तेमाल करा जाने लगा। इनकी रियरिंग करते हैं हम लोग, पोलो गेम्स खेलते हैं जो, उसके लिए, और रेसिंग के लिए, और क्या बोलते हैं, एज ए लेबोरेटरी एनिमल भी इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। सर्कस के अंदर भी इन्हें इंगेज किया जाता है। फिर हमने फीडिंग की बात करी, खाते क्या है, ओट्स, बार्ली, स्ट्रॉ, है, ये सब खाते हैं, घास भी खाते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि दूसरे एनिमल्स के कंपेयर में हॉर्सेस का जो रिप्रोडक्शन रेट है ये आपका कम होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द हॉर्स। नेक्स्ट जो है, मैं आपके साथ कैमल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, लेकिन कैमल को डिस्कस करने से पहले ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? चलो हटा दूँ।
कैमल, डोंकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कैमल दो अभी डिस्कस करेंगे, बाकी के एक दो और बचेंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन फिर एपीकल्चर पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं होगा। ये कुछ वैराइटीज जो है इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन हॉर्सेस, इंडियन हॉर्सेस की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स दे रखी है, मैंने डायरेक्ट लिखने का तो लिख लेना आप चाहो तो। दे आर द इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन हॉर्सेस, जैसे कि कथियावरी राजस्थान और गुजरात के अंदर पाया जाता है, मारवाड़ी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जनसकरी लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख बहुत ही सुंदर जगह है, लद्दाख के अंदर ये घोड़ा पाया जाता है, स्पीति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इट इज भूटला पंजाब और भूटान के अंदर, ये भूटान लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना, वहां पर ये पाया जाता है। एंड इज द मणिपुरी, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न, ये आर नहीं है एन है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंडियन हॉर्सेस की, ठीक है, बाहर के नहीं, इंडियन हॉर्सेस की ये 6 इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इट इज ऑल अबाउट द हॉर्सेस। नेक्स्ट मैं आपके साथ डोंकीज ये डिस्कस करूंगी। डोंकीज में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, म्यूल्स, हिनी क्या है। डोंकी की एक तो मतलब दो तरीके की डोंकी पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, स्मॉल ग्रे एंड लार्ज वाइट काइंड ऑफ, ठीक है। क्या है फिर म्यूल्स में मैंने आपको बताया कि अगर एक तो होता है म्यूल और एक होता है हिनी। म्यूल किससे, ये स्टेरलाइज होता है, मतलब फर्टिलिटी नहीं होती, फर्टाइल नहीं होते ये, मतलब अपने आगे फर्दर जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपका अगर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस कराने से मिलता है म्यूल, और मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी में क्रॉस कराने से मिलता है हिनी, ठीक है। हिनी के अंदर जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर कुछ देखेंगे इसके डोंकी और कैमल, ये दोनों चीज़ें। कैमल आपको सबको पता होगा कि मतलब डेजर्ट्स के अंदर ज़्यादा इनका इस्तेमाल में लिया जाता है, क्या, क्योंकि इनकी फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। इनका ये रेत पर आसानी से चल पाते हैं, क्या क्या इनका ये है पूरा का खैर पूरा अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक जो है ये नोट आउट कर लो, सम इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ द इंडियन हॉर्सेस। ये 6 ब्रीड्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ कैमल और आपके डोंकी डिस्कस करने के बाद अपन एपीकल्चर, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एपीकल्चर दैट इज द बी कीपिंग, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना तक नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग डोंकी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए डोंकी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना है, सिर्फ ये सबसे पहली चीज़ तो यही कि इंडिया के अंदर आपको 2 काइंड के डोंकीज जो हैं ये पाए जाते हैं। 2 काइंड्स ऑफ डोंकी फाउंड इन इंडिया। एक तो स्मॉल ग्रे एंड सेकेंड वैरायटी लार्ज वाइट। ये 2 तरीके के गधे मिलते हैं, ठीक है, और तीसरी तरीके के भी होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं आपको पता ही है, बाकी ओरिजिनल वैरायटी है 2 तरीके के, बाकी तीसरे तरीके के भी आपको पता होंगे। तो 2 तरीके के गधे मिलते हैं। हाँ, इसका जो यहाँ से अगर डोंकी से क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली म्यूल्स और हिनी से आता है। क्या होता है ये भी लिख लो, इट इज अ स्टेराइल हाइब्रिड, स्टेराइल हाइब्रिड, जो किससे, आपके एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स इसके क्रॉस से बने, तो वो क्या होता है, इट इज अ स्टेराइल हाइब्रिड बिटवीन, लिख लो, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ये तो है म्यूल, और एक होता है हिनी। हिनी जो है ये आपके क्रॉस बिटवीन मेल हॉर्स, इसमें मेल डोंकी था, इसमें मेल हॉर्स है, एंड फीमेल डोंकी, इससे बनता है हिनी। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछता है,
म्यूल और हिनी किसके क्रॉस से बन रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए. इट इज़ ऑल अबाउट द डोंकीज. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैमल के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या है देखो, हटा दो इसे, लिख लिया सभी ने. चलो, सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल क्या, राइडिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, आपके फॉर पुलिंग, फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, फॉर पुलिंग द कार्ट, फॉर प्लगिंग, और इन सब के, फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स, इन सब के काम में आते हैं आपके कैमल्स. फिर इसके हेयर किस काम में आते हैं, इसके हाइड से क्या इस्तेमाल होता है, मतलब इसके सारे यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कैमल जो है इट इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग, ठीक है, प्लगिंग, थ्रेशिंग ग्रेन्स, आपके ट्रांसपोर्ट के, पुलिंग कार्ट एंड drawing water from wells. और इसके जो हेयर्स होते हैं कैमल के, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वार्म गारमेंट कॉर्ड्स एंड ब्रशेस. इसको बनाने के काम में आते हैं कैमल के हेयर्स. कैमल हेयर्स, they are used for making warm garments, cord and brushes. और इसके जो हाइड होता है, it is used for making saddle and camel's hide, it is used for making saddle. और आपके जो डेसर्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, ठीक है, वो उनको इसका मिल्क कैमल का और इसका मीट पर दे रिलिश ऑन दैट. ठीक है, इसका मिल्क और इसका मीट खाते हैं. लिख लो, डेसर्ट ड्वेलर्स दे relish on their milk and meat. तो ये सब जो है ये आपके सारे के सारे यूजेस हैं. हाँ, एक और लिख लेना, दो तरीके के कैमल्स हैं. एक तो है अरेबियन वन हम्प्ड और एक है बैक्ट्रियन टू हम्प्ड कैमल. ठीक है, तो देयर आर टू काइंड ऑफ कैमल. लिख लो, देयर आर two kinds of camel. एक है आपका अरेबियन one humped and second one is the two humped. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन कुछ अडेप्टेशंस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से जहाज कहा जाता है ना अपने डेजर्ट का, शिप ऑफ डेजर्ट. क्यों ऐसा कहा जाता है, व्हाट आर द अडेप्टेशंस विच आर प्रेजेंट इन कैमल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग. तो हेडिंग डाल दीजिए, अडेप्टेशंस ऑफ कैमल. और ब्रैकेट में ये भी लिख लो कि इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. ठीक है, चलिए सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से. सबसे पहली चीज तो ये कि जो कैमल जो होते हैं, जहां पर देयर इज प्लेंटी, मतलब जहां पर आपकी वाटर की और फूड की दोनों की कमी होती है, दैट इज डेजर्ट एरिया के अंदर, वहां पर ये सरवाइव कर लेते हैं. एक तो ये अडेप्टेशन होती है, इट कैन इजीली लिव इन डेजर्ट एंड इन सैंड वेयर लॉट ऑफ वाटर एंड फूड शॉर्टेज प्रेजेंट.
ठीक है, जहाँ पर वाटर और फूड शॉर्टेज प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये अपना सर्वाइव कर लेते हैं। एक तो ये होता है। दूसरी चीज़, ये स्लिपरी और जो वार्म हॉट सैंड होती है, बिल्कुल तपती हुई जो रेत होती है और स्लिपरी जो सैंड होती है उस पर मूव कर लेते हैं। उन पर ये सैंड पर जब ये मूव करते हैं ना, क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा फुट यूज़ करते हैं वाइल मूविंग, इनकी स्पीड वहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर की होती है। ज़रूरत पड़ने पर ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं कैमल। ये कैमल जो है 10 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए सरवाइव कर सकते हैं। कैमल में आपने ना हम्प प्रेजेंट होता है उनके बैक में ऐसे, एग्जैक्टली वो जो हम्प है वो आपका फैट स्टोरेज होता है वहाँ पर, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जब इनको पानी मिलता है तो एक साथ पानी स्टोर कर लेते हैं और इनका जो जब इनके पास व्हेन स्टोरेज ऑफ वाटर इज मोर, तब ये यूरिन को बहुत कम पास आउट करते हैं, अबाउट ½ लीटर अ डे, ठीक है। दे पासेस वेरी लिटिल यूरिन, इट इज अबाउट ½ लीटर अ डे। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ कैमल। तो आप ये लिखते जाओ। सबसे पहला अडेप्टेशन, एज आई टोल्ड यू, इट कैन इजीली लिव इन डेजर्ट। रेगिस्तान में ये बहुत आसानी से रह लेते हैं। इट कैन इजीली लिव इन डेजर्ट ऑन सैंड where lot of water and food shortage persist। जहाँ वाटर और फूड है, वाटर और फूड का शॉर्टेज होता है, वहां पर भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे मूव ऑन हॉट एंड स्लिपरी सैंड। उस पर ये इजी गोइंग चल सकते हैं। रीजन, बिकॉज दे यूज देयर होल फूट while moving। नेक्स्ट पॉइंट, सैंड पर इनके जो चलने का जो स्पीड होता है, मूविंग स्पीड, लिख लो 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चलते हैं। वैन इंडीडेड, जरूरत पड़ने पर, दे कैन कवर 100 किलोमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार 10 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर कंटिन्यूसली फॉर 10 days। ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट आप लिख लेना, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ। हम जो प्रेजेंट होता है ना एट बैक ऑफ कैमल, यहां पर इनका फैट स्टोरेज होता है। और ये लिख लेना, इन एक्सेस ऑफ वाटर, जब ये वाटर को आराम से स्टोर करते हैं तो बहुत ही कम यूरिन पास करते हैं, अबाउट ½ लीटर पर डे। ठीक है। तो दिस आर द अडैप्टेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन कैमल। इट इज ऑल अबाउट दिस। फिर तो पोल्ट्री भी है डिस्कस करने को, हेंस है डिस्कस करने को, लेकिन ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपके साथ एपीकल्चर, ठीक है, दैट इज द बी कीपिंग, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इतना नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, एपीकल्चर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज द बी कीपिंग। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा कम है, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो पहले इतना तक कर लो आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपका बी कीपिंग और एपीकल्चर। ठीक है, ये अपना एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। तो अभी तक इतना ये सब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो पहले बी कीपिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस से वही सब स्टार्ट करेंगे। बी कीपिंग हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
ब्रैकेट में एपीकल्चर लिख लो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द बी कीपिंग और द एपीकल्चर? तो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसे अपन बोलते हैं एपीकल्चर और द बी कीपिंग। यानी कि पहले लिख लो, बी कीपिंग और एपीकल्चर क्या होता है? बी कीपिंग या फिर कहिए इसको मक्खी, ये जो मधुमक्खी का जो पालन करते हैं इसको एपीकल्चर भी कहा जाता है। बी कीपिंग और एपीकल्चर, इसमें क्या होता है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ hives of honey bee for honey production। hives मतलब क्या होता है समझते हैं आप इस वर्ड से? इट इज द नेस्ट ऑफ द हनी बी, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, इसे बोलते हैं अपन हाइव्स। तो उस हाइव का जो नेस्ट जो है, घोंसला जो है हनी बी का, मधुमक्खी का, यानी कि उसका जो छत्ता जो है, उसको मेंटेन करना किसके लिए? हनी के प्रोडक्शन के लिए। इसे अपन बोलते हैं बी कीपिंग और द एपीकल्चर। ठीक है, अब इससे जो हमें हनी जो मिलती है इसका क्या यूज है? तो लिखिए, हनी इज द फूड with high nutritive value। काफी न्यूट्रिशियस फूड है ये, with high nutritive value। और ये आपके जो है इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपनी जो देसी जो दवाइयाँ जो बनती हैं उसके अंदर भी शहद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हनी इज द फूड, हनी इज द सोर्स ऑफ फूड विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू and also used in indigenous system of medicine। जो देसी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है, जो देसी दवाइयाँ होती है ना, उसके अंदर बहुत सी दवाइयों का कंटेंट होता है हनी, तो उसके अंदर इनको यूज इस्तेमाल में लिया जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपको जो बी वैक्स मिलता है इसका बहुत सारा इस्तेमाल है इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए, बहुत सारी पॉलिशेस को बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, हनी बी इट प्रोड्यूस, मधुमक्खी जो है बी वैक्स को प्रोड्यूस करती है। हनी बी प्रोड्यूस बी वैक्स विच इज यूज्ड इन many industries। किस काम में आती है ये बी वैक्स? विच इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स बनाने के, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश। ठीक है, इसके काम में लिया जाता है। मतलब हनी का एक इस्तेमाल समझ में आएगा, ये पता लग गया कि आप उसका जो हाइव है, जो उसके छत्ते की जो देखभाल जो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हनी के प्रोडक्शन के लिए। हनी के यूज क्या है? तो इट इज अ सोर्स ऑफ फूड जिसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारी जो देसी दवाइयाँ बनती हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, इससे जो बी वैक्स मिलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसे इस्तेमाल करती है कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, बहुत सारी पॉलिशेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपकी ये जो हनी बी जो है ये आपके बहुत सारे क्रॉप के लिए एज ए पॉलिनेटर एक्ट करती हैं, जैसे कि अपना सनफ्लावर के अंदर, एप्पल के अंदर, पियर के अंदर। ठीक है, इनके अंदर पॉलिनेशन का काम, पॉलिनेटर का काम कौन करते हैं? आपके बी। ठीक है, तो बी आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप्स। ये नोट आउट कर लिए कि सभी स्टूडेंट्स ने एडवांटेज वाला? इसे हटा दूं, चलिए।
तो बीज जो है हनी बीज, दे आर पॉलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप्स, जैसे कि such as sunflower, brassica, apple, pear, etc. नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो क्रॉप फील्ड होते हैं उसमें जब फ्लावरिंग का जब टाइम होता है, फ्लावरिंग के टाइम पर अगर आप वहां पर बी हाइव्स रखते हैं तो क्या होता है, उनका जो पॉलिनेट, क्योंकि बीज का काम क्या है, पॉलिनेटर की तरह एक्ट करती हैं ये, तो उनका जो पॉलिनेशन का जो पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो दोनों फायदे होते हैं, एक तो क्या है, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, साथ के साथ हनी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर फायदेमंद होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग बी हाइव्स, keeping beehives at the time of flowering in crop field, अगर फ्लावरिंग के टाइम पर मधुमक्खी के छत्ते को क्रॉप फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वहां पे जो मधुमक्खी है उसका काम क्या है, पॉलिनेशन करवाना। तो एक तो ये फायदा होता है कि कीपिंग बी हाइव्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन क्रॉप फील्ड, इट increases the pollination potential and yield of crop, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो thus it is beneficial from both point of view, it is beneficial from both point of view, that is the, एक तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हनी प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हनी बीज होती है, जो मधुमक्खी है, वैसे तो पूरे साल ही ये बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे बिकम स्लगिश, यानी कि ये थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है, यहाँ पर उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और स्प्रिंग सीजन के अंदर ये आपस से एक्टिव हो जाती है, दे बिकम वेरी एक्टिव इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो लिख लीजिए हनी बी, दे आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, बट इन विंटर्स, सर्दियों में दे बिकम स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है, लिख लेना, स्लगिश मतलब है थोड़ा सा लिटिल एक्टिव हो जाती है, मतलब थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेज में आ जाती है, इतनी एक्टिव नहीं रहती। तो विंटर सीजन में थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाती है एंड वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है ना, ये दिखाऊंगी। पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें जो हनी बीज है ना, 3 तरीके की होती है इसके अंदर, एक होती है क्यून, एक होता है वर्कर क्लास, और एक होती है ड्रोन। क्या होता है डिस्कस करेंगे। ये तो पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि 3 कास्ट प्रेजेंट है इनके अंदर, और देयर इज गुड डिवीजन ऑफ लेबर, सबके काम बटे हुए हैं। क्या है वो पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर। काम बटा हुआ है सबका, क्या है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हनी बी
दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो बी हाइव जो है, ठीक है, इनका जो मधुमक्खी का जो छत्ता जो है, इसका डायमीटर लगभग 30 to 90 सेंटीमीटर का होता है और इसके अंदर लगभग 40 से 50 हजार मधुमक्खियां जो है, 50 से 60 हजार मधुमक्खियां जो है इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, द डायमीटर ऑफ ए नॉर्मल बी हाइव इज अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर एंड इन इट द नंबर ऑफ बीज इज अबाउट 50 to 60,000। लिख लो। नेक्स्ट इज डायमीटर, नॉर्मल एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ऑफ नॉर्मल बी हाइव, हाइव का मतलब समझ गए ना, बी हाइव इट इज द नेस्ट ऑफ द हनी बी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द नॉर्मल बी हाइव इज अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर और इसके अंदर लगभग 50,000 से 60,000 मधुमक्खियां रहती हैं। 50 to 60,000 हनी बीज इन नंबर। ठीक है, इतनी प्रेजेंट होती है, लिख लेना ये। इसका मैंने सिर्फ 50 to 60,000 लिख के छोड़ दिया है। क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ हनी बीज विच इज प्रेजेंट इन दिस बी हाइव इट इज अबाउट 50 to 60,000 इन नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि अब आपका जो इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने बताया हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है इन द कॉलोनी ऑफ द हनी बी। ठीक है, मतलब हर एक कॉलोनी के अंदर आपकी लगभग 40 से 50 हजार जो हनी बीज जो है वो रहती है और इसके अंदर 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस कौन सी? क्वीन कैटेगरी में होता है, एक होता है ड्रोन्स और एक होते हैं वर्कर्स। क्या होता है ये देखिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नोट आउट कर लिया क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो इसे, चलो। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इट इज फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी। अ हाईली मतलब पूरा काम बटा हुआ है इसके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करेगा, सारा कुछ इसके अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट होता है। अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर is found in colony of honeybee। ठीक है, हर एक कॉलोनी के अंदर मैंने बताया 40 से 50 हजार तक इंडिविजुअल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 कास्ट, 3 डिवीजन ऑफ 3 कास्ट प्रेजेंट हैं इसके अंदर। लिख लीजिए, ईच कॉलोनी it consists about 40 to 50,000 individuals and have 3 castes। अब ये जो 3 कास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, ये कौन कौन सी है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये नोट आउट कर लीजिए क्योंकि हम चार्ट फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे किसका क्या काम है, क्योंकि मैंने बताया ना हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, तो कौन क्या काम करता है हम लोग इसको डिफरेंशिएटिंग चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके पहले ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलो, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, एनीबडी फ्रॉम द क्लास कैन बता चुकी वैसे मैं। हनी बी इसकी कैटेगरी बता सकते तो क्यून होती है। ठीक है, एक ड्रोन्स होते हैं और एक होता है इसके अंदर वर्कर क्लास। ये 3 क्लास प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? क्यून, सेकेंड क्लास इज द ड्रोन एंड थर्ड क्लास इज द वर्कर। अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट देखे ना, इन तीनों क्लासेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो
तो सबसे लार्ज साइज की जो होती है वो इसके अंदर क्यून होती है, और जनरली एक हाइव के अंदर, एक मधुमक्खी के एक छत्ते के अंदर जनरली आपको एक ही रानी, एक ही क्यून वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है। ड्रोन की बात करें तो इनका जो साइज है क्यून से छोटा होता है लेकिन वर्कर से बड़ा होता है। ठीक है। और एक मधुमक्खी के एक छत्ते के अंदर लगभग आपको 200 से 300 ड्रोन्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द वर्कर्स। वर्कर की बात करें, सबसे छोटे साइज की होती है ये, और मेजोरिटी जो है, क्योंकि 50 से 60 हजार तक इंडिविजुअल्स प्रेजेंटर्स बी हाइव में, एक रानी है, 200 से 300 लगभग ड्रोन्स है, तो मेजोरिटी किसकी है? आपके वर्कर्स की। तो दे आर मेजर इन नंबर्स। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है इनके साइज के बारे में। तो सबसे लार्जर साइज की जो है, सबसे बड़ी जो होती है इनके अंदर क्यून, लार्ज साइज। ठीक है। एंड जनरली वन क्यून इट इज प्रेजेंट पर हाइव, मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते में जनरली एक ही रानी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ड्रोन। ड्रोन की साइज की बात करें तो इसका जो साइज है ड्रोन का, इट इज स्मॉलर देन क्यून, बट इट इज लार्जर देन वर्कर। ये तो हमने साइज की बात की। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नंबर्स ऑफ ड्रोन। तो एक बी हाइव के अंदर आपको लगभग 200 से 300 ड्रोन जो है प्रेजेंट होंगे। इट इज प्रेजेंट इन हाइव्स। वर्कर की बात करें, सबसे छोटे साइज के यही होते हैं, तो स्मॉलेस्ट इन साइज, और नंबर सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है, दे आर मेजॉरिटी इन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्यून होती है ना, दे आर डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल्स हैं ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं। जो ड्रोन्स होते हैं दे आर द हैप्लॉइड मेल्स, इन्हें किंग भी बोला जाता है, राजा हैं ये, मतलब ये मेल कैंडिडेट। तो हैप्लॉइड मेल्स आर द ड्रोन, डिप्लॉइड फर्टाइल फीमेल इज द क्यून, एंड डिप्लॉइड स्टेराइल फीमेल जो कि एग का प्रोडक्शन, जो कि फर्दर प्रोडक्शन जो है हनी बीज का नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्कर्स। ठीक है। तो दे आर द डिप्लॉइड फर्टाइल फीमेल, डिप्लॉइड है fertile female. Fertile female is the queen. Sterile females, they are the worker. They are diploid sterile females. And haploid fertile male, वो है आपके ड्रोन। इसको they are called as the king of colony. लिख लो, haploid fertile male, दे आर कॉल्ड ड्रोन्स। इन्हें दे और इसको क्या भी कहा जाता है? फर्टाइल फीमेल को बोला क्यून, फर्टाइल मेल को बोलेंगे दे आर कॉल्ड किंग ऑफ कॉलोनी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होगा जो क्यून होती है रॉयल जेली इस पर फीड करती है। इनके लेग स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉम्ब मतलब पता है इसमें कॉम्ब क्या होता है? कॉम्ब ऑफ बी, क्योंकि एक वर्ड आएगा वॉकिंग अबाउट ऑन द कॉम्ब, लिख लो पहले फिर मैं समझा देती हूं। लेग्स स्ट्रॉन्ग, वॉकिंग अबाउट ऑन कॉम्ब। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, क्यून जो है रॉयल जेली पर फीड करती है। दे फीड ऑन रॉयल जेली। जबकि जो आपके ड्रोन्स होते हैं ये आपके
क्या बोलते हैं इनका, ये आपके ड्रोन के सेल के अंदर डेवलप होते हैं, या आपके वर्कर्स जो है ये आपके वर्कर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे लिव इन ड्रोन सेल, दे लिव इन ड्रोन सेल, ड्रोन सेल के अंदर रहेंगे, या आपके वर्कर सेल के अंदर रहेंगे, दे लिव इन वर्कर सेल। हाँ, एक चीज और, पोलन ग्रेन्स जो है ना, ये आपके इनके जो ब्रांच्ड हेयर है उस पर जाकर अडैर हो जाते हैं, यानी कि पोलन बास्केट जो है इनके हिंड लेग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए पोलन ग्रेन्स, इट अडहेर्स ऑन ब्रांच्ड हेयर। कुल मिला के लिख लो, पोलन बास्केट, इट इज प्रेजेंट ऑन हिंड लेग्स, ठीक है। कॉम्ब मैं आपको वर्ड बता रही थी ना, कॉम्ब क्या होता है, आपके जो बी हाइव में वो इस तरीके से पेंटागोनल, ये जो स्ट्रक्चर मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से आप देखते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके का जो होता है, इसमें ये आपके पोलन का सिक्रीशन करते हैं, एग्स को भी यहीं रखते हैं, हनी का कलेक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्ब, ठीक है। वो जो छत्ते की वो जो डिजाइन टाइप्स नहीं होती वैसे से आप देखते हो एग्जाम्पल, वो होता है कॉम्ब। तो उस पर ये वॉक करते हैं, मेन पॉइंट है रॉयल जेली को फीड करते हैं ये, ठीक है। ये आपके ड्रोन सेल में रहेंगे या आपके वर्कर सेल में लेंगे। एक ये पॉइंट याद रख लेना, वर्कर्स के अंदर पोलन बास्केट जो है ये प्रेजेंट होती है इनके लेग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपकी जो क्यून जो है इसका जो डंक होता है ये कर्व्ड होता है, और यह आपके एग लेइंग ऑर्गन के अंदर मॉडिफाइड हो चुका है, ओवी पॉजिटर जिसे अपन बोलते हैं। ड्रॉन की बात करें तो इसके अंदर स्टिंग और जो आपकी वैक्स ग्लैंड होती है दोनों ही एब्सेंट होती है। वर्कर्स की बात करें तो जहरीला डंक इनके एब्डोमेन के टिप पर जो है प्रेजेंट होता है। स्टिंग विद पॉइजन सैक, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो स्टिंग इज, लिखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, ये नोट आउट कर लिया इतना सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं, चलो। ये क्यून के बारे में, ये ड्रोन और ये वर्कर। अब हम डंक की बात करेंगे, दैट इज अ स्टिंग, ठीक है। तो जो क्यून का जो स्टिंग होता है ना, इट इज कर्व्ड एंड मॉडिफाइड एज एन egg laying organ, which is called ovipositor। यानी कि उसका जो डंक है ये तो आपके ओविपोसिटर, एक एग लेइंग ऑर्गन है जहां से ये अपना अंडे देते हैं, उसके अंदर मॉडिफाइड हो चुका है क्यून का स्टिंग। जो ड्रोन्स होते हैं उनके अंदर स्टिंग एंड आपकी जो वैक्स ग्लैंड है ये दोनों ही एब्सेंट होती है, और वर्कर्स के अंदर पॉइजन स्टिंग सैक, इट इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ एब्डोमेन, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपकी जो क्यून है, मैंने बताया देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, हर का एक पर्टिकुलर काम है। क्यून का काम क्या है, क्यून का काम ये है, या आप अंडे देती है खाली, ठीक है। ड्रोन जो है ये क्या करते हैं, ड्रोन का वर्क ये है कि ये जो है इनका काम है, ये सिर्फ कॉपुलेशन करते हैं। क्यून का जो एग जो दिए, इनके फर्टिलाइजेशन का काम करना इनका काम है बस, और इनकी लाइफ भी इतनी होती है, इनकी लाइफ का मोटिव भी यही होता है, ये सिर्फ कॉपुलेट करते हैं आपके क्यून के साथ, इनके एग को फर्टिलाइज करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। वर्कर्स की बात करें तो बहुत सारे काम है, डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं, ये रिपेयरिंग का,
मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते में कोई डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करने का, हनी बी को कलेक्ट करने का, जो अब अंडे जो बन रहे हैं उनको नर्सिंग करने का, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने का, नेक्टर कलेक्शन का, ये सारा का सारा मतलब बहुत सारे इनके डिविजन्स हैं। हनी बी को कलेक्ट करते हैं, दे लुक आफ्टर द यंग वंस, ठीक है, क्लीनिंग का काम, प्रिपेयरिंग का काम, हाइव्स को बनाने का काम, मतलब जितना भी काम है वो सारे वर्कर्स करेंगे। ड्रोन का काम क्या है? कॉपुलेट करके क्यून के एग को फर्टिलाइज करना। क्यून का काम क्या है? दे ले द एग्स। और हाँ, एक चीज और, क्यून जो है ना लगभग एक दिन के अंदर 1500 से 2000 अंडों को देती है, ठीक है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों एग्स जो हैं ये देती है। तो ये लिख लीजिए, दे ले बोथ अनफर्टिलाइज्ड एंड द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग जो है ना वो तो क्यून बना देगा, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है पार्थेनो जेनेटिकली इट डेवलप इनटू द ड्रोन, ठीक है। पार्थेनो मतलब ड्रोन जो बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनते हैं। लिख लो, वेयर इज द चॉक। क्यून दे ले both unfertilized and fertilized egg। एक पॉइंट ये लिख लेना कि लगभग 1500 से 2000 एग पर डे जो है ये लोग देते हैं। ड्रोन के बारे में ये लिख लेना, दे डेवलप फ्रॉम, they develop parthenogenetically from unfertilized egg। और इनका ये लिख लेना कि ये डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन वर्क ये क्या क्या काम करते हैं, कि ये आपके यंग ये मतलब कॉम्ब को क्लीन करने का काम करते हैं। दे टेक केयर ऑफ द यंग वंस, दे डिफेंड द हाइव, अपने जो मधुमक्खी का छत्ता उसको डिफेंडिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि पॉइजनस थिंग प्रेजेंट है ना, कोई इसको छेड़ेगा तो वो डंक मार देते हैं। तो दे डिफेंड द हाइव एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव, ठीक है। इसके जो फंक्शन है ये क्या क्या काम करते हैं, दे टुक केयर ऑफ यंग वंस, सफाई करते हैं, क्लीनिंग, डिफेंड हाइव्स, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ हाइव, रिपेयरिंग ऑफ हाइव, ये सारे मतलब दुनिया भर के काम इनके सारे यही करते हैं। कलेक्शन ऑफ पोलन एंड नेक्टर, ये सारा का सारा काम है वर्कर। मतलब क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आ रहा है? क्यों मतलब 3 क्लासेस हैं, एक क्यून है, कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं। क्यून का काम सिर्फ फर्टाइल फीमेल है, सिर्फ एग लेआउट करती है, सिर्फ अंडे देने का काम है। ड्रोन का काम ये अपने क्यून के साथ कॉपुलेट करके मतलब इनके एग को फर्टिलाइज करने का काम है। वर्कर्स इनकी बहुत सारी कैटेगरी, कौन सा काम करते हैं उसके बेसिस पर इनका डिवीजन है। क्लीनलीनेस का काम, पोलन ग्रेन्स के कलेक्शन का काम, नेक्टर के कलेक्शन का काम, हाइव को मतलब अपने छत्ते को डिफेंड करने का काम, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, इसे बनाने का काम, इसे रिपेयर करने का काम, जो यंग वंस अब जो हो रहे हैं उनको नर्सिंग करने का काम, ये सारा का सारा काम आपके वर्कर्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो जो क्यून है ना इसका लाइफ स्पैन लगभग 2 से 5 साल का है। ड्रोन जो है दे डाई आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि एग को जैसे ही फर्टिलाइज करते हैं ये क्यून के, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। 4 से 5 महीने का 57 डेज का लाइफ स्पैन है इनका। ये लगभग 4 से 5 महीने का लाइफ स्पैन होता है। मैं पूरा ऐसे नहीं लिख रही, लाइफ स्पैन डिस्कस कर रही हूं कि आपके क्यून का लाइफ स्पैन 2 से 5 साल का है। ड्रोन्स जो हैं जैसे ही
क्यून को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि आफ्टर द कॉपुलेशन इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 57 डेज का लाइफ स्पैन होता है इनका। और वर्कर्स जो है इनका लाइफ स्पैन लगभग 4 से 5 महीने का है। कुछ बुक्स जो हैं इसमें काफ़ी वेरिएशन है इनके लाइफ स्पैन में। कुछ बुक्स इनका वर्कर का लाइफ स्पैन कितना 56 to 57 डेज, मतलब 2 महीने से 2 महीने का भी बताती हैं। कुछ बुक्स 2 महीने का भी बोलती है, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि इतना काम करते हैं तो इनका लाइफ स्पैन कुछ बुक्स 2 महीने का बताती हैं। मैंने 50 से 60 हज़ार बताया है कि एक जनरली एक बी हाइव के अंदर इतने मेंबर्स रहते हैं। कुछ बुक 29 या फिर 32,000 से 50,000 का भी बोलती है। आप हो सकता है क्योंकि डिफरेंट बुक अगर रेफर करें तो आपको इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें ये वेरिएशन मिलेगा। कुछ बुक इसका 4 से 5 महीने बताती है, कुछ बुक 2 महीने ही बताती है इनका लाइफ स्पैन। तो ये वेरिएशन है। एक वेरिएशन इनके नंबर्स के अंदर है। कुछ बुक्स बताती हैं कि 50 से 60 हज़ार है, कुछ बुक्स बताती हैं वही 30 से 50 हज़ार की रेंज। मतलब ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अगर क्वेश्चन आता है इसमें से, वैसे जो ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। और अगर आए तो अब आप रिलेटिवली देख लेना क्या है। एनसीईआरटी की बात करो, अदरवाइज तो क्या होता है जहां कंट्रोवर्सी होती है पर एनसीईआरटी रेफर कर लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ बताती ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए अब आप देख लेना कि क्या रिलेवेंट है, ऑप्शन में वैसा कर लेना। मोस्टली क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है या तो एनसीईआरटी को वो फिर फॉलो करते हैं, चाहे गलत लिखा हो उसमें चाहे सही लिखा हो। और अगर एनसीईआरटी में भी नहीं तो मोस्टली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और पूछे जाए तो आप इसको इस हिसाब से देख लेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कुछ बुक इसमें 2 महीने का भी बताती है इसका, ठीक है। बट ये तय है कि ड्रोन्स जो है इनका लाइफ स्पैन, ये ध्यान रख लेना, ये डेज वेज तो फिर ये टाइम इसमें भी फ्लक्चुएटेड है, लेकिन आफ्टर द कॉपुलेशन जैसे ही फीमेल की उनको फर्टिलाइज करते हैं इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? हाँ, अब कुछ लोग ये ड्रोन का मैंने नंबर बताया ना कि 200 से 300 है, 100 से 200 भी बताते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको करना। वैसे मेन की पॉइंट अभी जो मैंने जितना हनी बी के बारे में डिस्कस किया, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, इसके आगे और भी है अभी, पर अभी जितना डिस्कस किया आपको एनसीईआरटी में भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल पार्ट हटा दो ना तो मोस्टली क्वेश्चन भी वहीं से पूछते हैं। एक तो ये कि एपीकल्चर क्या है आपको पता होना चाहिए, कि हनी के प्रोडक्शन के लिए जो बी हाइव का मतलब पता होना चाहिए, इट इज द नेस्ट ऑफ द हनी बी। उसका जब मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर और द बी कीपिंग, ठीक है। फिर इससे जो प्रोडक्ट मिलता है हनी, इसका ये आपको पता होना चाहिए, ये एज इट इज लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर है। जो फूड जो इससे मिलता है दैट इज द हनी, हाईली न्यूट्रिशनस वैल्यू है। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारी जो देसी दवाइयां होती हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो बी वैक्स मिलता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपके कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए और पॉलिशेस बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा, लिखा कि नहीं लिखा मैं तो खुद ही भूल गई है, बोलती थी शायद मैंने लिखा है। मतलब जो हनी बी है ये बहुत सारे क्रॉप के एज ए पॉलिनेटर, पॉलिनेशन, अदरवाइज उनके अंदर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ही नहीं होगी, तो पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि आपके सनफ्लावर के अंदर, एप्पल के अंदर, पियर के अंदर, ब्रेसिका के अंदर, ये ऐसा है। दूसरी चीज कि अगर आप बिल्कुल अगर आप ड्यूरिंग द फ्लावरिंग के दौरान क्रॉप फील्ड के अंदर बी हाइव्स को रखते हैं तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो क्या उसका, क्योंकि बीज का काम क्या है, हनी बीज का पॉलिनेशन करवाएंगे तो इनका पॉलिनेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, हनी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदेमंद होता है, ठीक है। फिर हमने इसका एक ही डिस्कस किया था कि आपकी जो हनी बी होती है ये जो है ये सब हो गया। हाँ, इनके अंदर क्या बोलते हैं, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये आपको देखने को मिलता है। दे शो द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या, ईच कॉलोनी के अंदर 3 कास्ट प्रेजेंट है, क्यून, ड्रॉन एंड वर्कर। इसमें भी जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो ये एक चीज है कि मोस्टली एक छत्ते के अंदर एक ही क्यून प्रेजेंट होती है। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। क्यून का काम क्या है, फर्टाइल फीमेल है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यून जो है इट इज डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल, वर्कर दे आर द डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल, जो एग का प्रोडक्शन नहीं कर सकते वो वर्कर क्लास में चले जाते हैं। और ड्रोन्स को किंग ऑफ कॉलोनी भी कहा जाता है, दे आर द हैप्लॉयड फर्टाइल मेल। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर का, क्यून का काम एक ही काम उसको करना है, शी लेड आउट द एग, ठीक है, एग्स का प्रोडक्शन करती है। रोज फर्टाइल और नॉन फर्टाइल दोनों एग का प्रोडक्शन करती है। ये एक दिन के अंदर लगभग 1500 से 2000 एग्स देती है।
किंग का काम, किंग ऑफ कॉलोनी दैट इज द ड्रोन्स का काम क्या है, ये जो फीमेल का जो एग है क्यून का, इसको फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि कॉपुलेशन करने का काम है, और आफ्टर कॉपुलेशन इनकी डेथ हो जाती है। वर्कर्स का काम डिपेंड करता है ये क्या काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। जो यंग वंस जो जनरेट हो रहे हैं उनको नर्सिंग करने का काम है इनका, हनी बी को पोलन ग्रेन्स के कलेक्शन का, हनी का जो नेक्टर जो होता है फ्लावर से लेते हैं उसके कलेक्शन का, क्लीनिंग का, जो बी हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता बनाते हैं उसको रिपेयर करने का, अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको बनाने का, आपके हाइव को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि इन्हीं के स्टिंग में पॉइजन प्रेजेंट होता है। ये सारे काम, मतलब बाकी के सारे काम बेचारे वर्कर्स ही करते हैं, ठीक है। फिर इनके स्टिंग के बारे में एक चीज ध्यान रखना, जो डंक होता है, जो क्यून होती है उसके अंदर होता ही नहीं, होता क्या एक्चुअली, वो आपके ओविपोजिटर एक ऑर्गन है विच ले आउट द एग, उसके अंदर मॉडिफाइड हो चुका है। ड्रोन्स की बात करें तो उनके अंदर तो स्टिंग और वैक्स ग्लैंड दोनों ही एब्सेंट होती है। पॉइजनस स्टिंग जो जहरीला डंक है वो सिर्फ वर्कर्स के अंदर प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, एक पॉइंट ये आपको सबको बताओगे, तो लोअर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो क्यून है शी फीड ऑन रॉयल जेली, ये एक डिफरेंशिएट करती है उन्हें क्यून बनाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी तो खैर बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अब जैसे कि बी कीपिंग जो है, आप इसे आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं, वहां पर बस जो इनको जो चाहिए वाइल्ड हर्ब्स, आपके फ्रूट के ऑर्कार्ड्स वहां पर हों, ये सब हों, आप उसे घर के वरांडे के अंदर, रूफ के अंदर, मतलब कहीं पर भी इसे रखा जा सकता है। क्या है, खैर वो सारा कुछ डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। यहां तक की जो चीजें मैं आपको बता चुकी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने बोल के बताया, इसको हाईलाइट कर लेना। एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आपके ऑन टिप्स होने चाहिए, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। यहाँ तक की चीजें ईजी गोइंग आपको समझ में आ रही होंगी, और जो अभी जो इसको कराने के बाद जो मैंने लाइन बोली है वो सारी की सारी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, ठीक है। आया इतना? चलो पहले इतना नोट आउट कर लो आप लोग, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी, मैं पहले एनसीईआरटी वाला पॉइंट कवर कर लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ पॉइंट्स अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसके। तो एनसीईआरटी के अंदर एक ये लाइन भी दे रखी है, वैसे बी कीपिंग बहुत ईजी है, लेकिन इसको करने के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो आपको होनी चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बी कीपिंग कैसे की जाए इसको सिखाते हैं, दे टीचर्स हाउ टू दिस डन। एपीकल्चर के लिए बी कीपिंग करने के तरीके वो लोग बताते हैं। तो कुछ आपके यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके, द फॉलोइंग पॉइंट्स वी आर डिस्कस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग, ठीक है। सक्सेसफुली बी कीपिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि जो भी बी कीपिंग कर रहा है उसको आपके नॉलेज होनी चाहिए उसके नेचर और उनकी हैबिट्स के बारे में, ठीक है। जो बीज होती हैं उनके नेचर और हैबिट की नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को। तो नॉलेज पहला पॉइंट, मैं डायरेक्टली ये लिख रही हूं, मैंने ऊपर वाले ने लिखा है, ठीक है। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो पहला पॉइंट जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज इट इज द नॉलेज ऑफ it is knowledge about the nature and habit of bee, ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप एक suitable लोकेशन बी हाइव्स के लिए कि उनका जो छत्ता है कहाँ रखें, तो सिलेक्शन ऑफ suitable लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द सिलेक्शन ऑफ suitable location for keeping beehives, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि आप देयर इज कैचिंग, अब आप मधुमक्खियों को उसके निकालने के लिए पकड़ोगे भी तो सही ना, तो कैचिंग एंड हाइविंग। हाइविंग मतलब समझते हैं आप, हाइव्स मतलब पता है मधु, मतलब वही शेल्टर को जो बनाना, ठीक है। तो इट इज द कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, स्वार्म्स दे आर द ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज द कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ
स्वार्म्स। स्वार्म्स क्या होते हैं ना, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज द ग्रुप ऑफ बीज। ठीक है, अब जो इनका बी हाइव जो है, इनका जो छत्ता है, उसका मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कुछ जो डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये एक होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, इट इज द हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ठीक है, उसका आप कैसे उसको कलेक्ट करोगे, हैंडलिंग, इसका जो प्रोडक्ट है वो निकालना, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। अब सुनो, ये तो मैंने डायरेक्टली पॉइंट हिट करे, वहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि बी कीपिंग आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर कर सकते हो सुइटेबली, घर के वरांडे में कर सकते हो, छत पर कर सकते हो, किसी भी आंगन में कर सकते हो, कहीं पर भी इसे किया जा सकता है। बस सुइटेबल एनवायरमेंट, मतलब जैसे कि लोकल हर्ब्स जो है, फ्रूट्स जहाँ से ये नेक्टर लेंगे, वो फ्रूट ऑर्किड वगैरह वो सब होना चाहिए। एक चीज़ फिर मैंने आपको ये बताई कि आपका जो बी कीपिंग है, मतलब लेबर बहुत कम चाहिए इसके लिए, बहुत आसान है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ना, तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। और इसको सिखाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बी कीपिंग के तरीके सिखाती है। सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए रखे हैं कि सबसे पहले तो जो बी जो है, जो मधुमक्खी है, उसके नेचर और उसके हैबिट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप एक सुइटेबल जगह को सिलेक्ट कीजिए जहां पर आप इस बी हाइव के छत्ते को रख सकें। तीसरी चीज, फिर उसको पकड़ते हैं और उसके छत्ते को प्रॉपर, इट इज द कैचिंग एंड हाइविंग। हाइविंग, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेस्ट ऑफ दैट बी ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स का मतलब मैंने लिख ही दिया आपको ब्रैकेट में, तो इस पॉइंट का मतलब समझ होंगे। स्वार्म्स मतलब दैट इज द ग्रुप ऑफ बीज, उनको पकड़ना। चौथी चीज, जो बी हाइव्स हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता है, जो ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स जब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको मैनेजमेंट करना। फाइनली जो हमें चाहिए, इट इज द कलेक्शन ऑफ हनी एंड द गम्स, जो इससे जो बी वैक्स जो मिलता है उसका कलेक्शन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर शुड बी कीप्ड इन माइंड फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग। ये जो पॉइंट्स हैं ये एज इट इज आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी बाकी हैं, जैसे कि हम लोग इसके अंदर नेक्टर कलेक्शन कैसे होता है ये सब डिस्कस करेंगे। दूसरा जो मेन जो चीज इसके अंदर एक रहता है ना, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसके वैरायटी ऑफ डांसेस है, टेल वैगिंग डांस, राउंड डांस। ठीक है, ये इसका मतलब अगर राउंड डांस है तो इसका मतलब वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है अपनी साथी बी को। अगर टेल वैगिंग डांस कर रही है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये कुछ सिग्नल्स जो है हनी बीज देती है डांस करके। ये जो है कम्युनिकेशन, ये अपने सिलेबस के अंदर है, आपको पढ़ना है। अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में थोड़ा कम डिटेल में है। तो ये एक इसके अंदर एपीकल्चर के अंदर सिर्फ एक ये और बचता है, और बी वैक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका एपीकल्चर तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लैक कल्चर है, पिसी कल्चर है, पिसी कल्चर मतलब जो फिश का पालन पोषण, वो सब पोल्ट्री है, ये सब लोग अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सिल्क वॉर्म के लिए जो मतलब जो सिल्क जहाँ से मिलता है उसको कैसे क्या वो पूरा पढ़ना है हमें। पोल्ट्री फार्मिंग हम पूरा डिस्कस करेंगे, और क्या बोलते हैं लैक कल्चर डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या फिर थोड़ा बहुत सेक्शन बचेगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर एनिमल हस्बेंड्री तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। आज लेकर आया एनसीईआरटी, निकालो, चलो एनसीईआरटी निकालो, टाइम देख लेते हैं। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेकर आएंगे तो एनसीईआरटी आज डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी आज भी 145 का ऑलरेडी क्लास हो चुका है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। और अभी मैंने अभी एनसीईआरटी खोली तब मेरे को ध्यान है, मैंने लास्ट क्लास में बोला डेयरी फार्म मैनेजमेंट रह गया इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। पेज नंबर 166 पर है आपके एनसीईआरटी के अंदर।
कल भी इसके चक्कर में छोड़ा था, आज भी ये डिस्कस नहीं किया, आज आते ही ये डिस्कस करना था, कोई बात नहीं। कल ये थोड़ा सा ही जो एपीकल्चर के अंदर जो थोड़ा बहुत है, उसके बाद अपन पहले मुझे याद दिलाना डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ये यहाँ तक कब आप चाहो ना तो आज घर पे इतना वर्कआउट कर लेना। ये मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स वाला जो पेज है 166 वाला, ये पूरा पेज छोड़ दो, अदरवाइज आप बी कीपिंग तक सारा पढ़ सकते हो। फिशरीज से पहले पहले यहाँ तक का सारा एनसीईआरटी अपन डिस्कस, मतलब एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, ये सारा का सारा पढ़ लो। और ये इसलिए बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं। क्लास नोट्स पढ़ लियो तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग ही देनी है आपको फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तक का पढ़कर आना, डेयरी फार्म मैनेजमेंट छोड़ देना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में, मैं आते ही सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के बाद डेयरी फार्म मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो टेल वैगिंग डांस वगैरह जो है ये इसके अंदर आपका दे भी नहीं रखा है एनसीईआरटी में। तो अभी बी कीपिंग से रिलेटेड जितने पॉइंट्स मैंने क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, एनसीईआरटी के अंदर उतना ही है, उतना तक तो आप यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो एपीकल्चर तक की, ठीक है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी पढ़कर ही बैठना कल, वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाला अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मेरे को याद दिला देना आप लोग कि इतना बचा है तो अपन नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर लें। ओके, थैंक यू।